मैं आपसे यही जानना चाहूँगी, पावर हो गया, हेल्थ हो गया, ऑटो सेक्टर हो गया, तमाम सेक्टर्स जो हैं इनमें आगे की क्या कंडीशन आपको लग रही है कि इसमें हाथ आज़माना चाहिए या फिर थोड़ा-सा जलने के चांसेस हो सकते हैं? देखिए, आपने आज़माना शब्द उपयोग किया था, तो आज़माना यानी चखना। अ, मैं तो ये कहता हूँ कि आप अच्छे रिसर्च करो और पूरा उसका भोजन करो। हुँ, ओके, तो फार्मा सेक्टर हो गया, वो तो इट्स कॉल्ड ए डिफेंसिव सेक्टर, क्योंकि आपको दवाई की हमेशा ज़रूरत होगी, दुनिया को होगी, और इंडिया से बहुत ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है टू यूएस। ओके, यूएस एंड अदर कंट्रीज। तो फार्मा इज़ अ गुड सेक्टर टू इन्वेस्ट इन द लॉन्ग टर्म। ठीक है। अब विच कौन सा अच्छा टाइम है टू गेट इनटू फार्मा? अब बिकॉज ऑफ दिस होल टैरिफ थिंग, फार्मा काफ़ी थोड़ा सा दब गया है। तो कोई भी सेक्टर जो डिफेंसिव हो, अगर वो दब जाता है, दैट्स अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट। ओके, तो बट अगर आज का अगर हम देखें, तो जैसे मैं आपको पहले बोला, ऑटोमोबाइल्स और ऑटो एंसिलरीज, जो कंपनी ऑटो के जो पार्ट सप्लाई करते हैं, हुँ, सस्पेंशन हो गया, विंडशील्ड हो गए, बम्पर्स हो गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हो गए, जो ईवी में भी जाता है और नॉन ईवी कार्स में भी जाता है, हुँ, उनकी काफ़ी अच्छी ग्रोथ होने वाली है। वो सेक्टर अगले 5 साल में 150 बिलियन डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है इंडस्ट्री स्टडी के हिसाब से। सिमिलरली कंस्ट्रक्शन में भी नेक्स्ट बूम आने वाला है, तो सीमेंट विल बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस, हुँ, कंज्यूमर विल बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस। अब इंडिया इतना ग्रो हो रहा है, गाड़ियाँ, पोल्यूशन, ये सब, तो वाटर ट्रीटमेंट, दैट कुड बी एन इंटरेस्टिंग स्पेस। हुँ, एनर्जी विल ऑलवेज बी इंटरेस्टिंग। ठीक है, तो इसमें अभी जैसे अगेन मोदी जी का ये था ना कि न्यूक्लियर को मैं 10x करूँगा, तो न्यूक्लियर के साथ बाकी भी होगा। अगर आप देखेंगे, जितना एडिशनल पावर इंडिया ने पिछले 1 साल में ऐड किया है, वो अमेरिका ने जितना ऐड किया उससे ज़्यादा है अभी। मतलब इंडिया का जो रन रेट है, वो अमेरिका से ऊपर जा रहा है पावर एडिशन में। चाइना काफ़ी आगे बढ़ गया, बट लेकिन हमको चाइना अभी दिख रहा है। चाइना में क्योंकि उनका गवर्नमेंट अलग सिस्टम है और डेटा अलग तरीके से प्रकट होता है, तो बहुत तेज़ी से ग्रोथ दिखाए। बट पावर इज़ अ लॉन्ग टर्म सेक्टर विच यू कैन इन्वेस्ट इन। तो इन्वेस्टर को डेफिनेटली एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनानी चाहिए, जिसमें ये सारे सेक्टर्स हो, अक्रॉस मार्केट कैप्स हो, विच आर मीटिंग ऑल द क्वालिटी क्राइटेरिया। हुँ। दैट इज अ रेसिपी फॉर सक्सेस, टू मेक मनी इन द मार्केट। राम जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाहूँगी, अगर मैं एफआईआईज़ की बात करूँ, जी। देखिए जब भी मार्केट जब डिप होता है, तो बड़ा झटका ये कहीं न कहीं इंडियन शेयर मार्केट को लगता है कि एफआईआईज़ जो हैं वो निकलने शुरू हो जाते हैं और जब हरियाली होती है तब वो आना शुरू हो जाते हैं। लेकिन अभी कंडीशन थोड़ी अलग हो रही है, यहाँ पे भी फ्लक्चुएशन हम देख रहे हैं। तो डीआईआईज़ कहीं न कहीं ये साथ देते हैं। देखिए कहीं पे दुःख है तो कहीं पे साथ देने के लिए भी कोई ना कोई खड़ा है। तो इस पैटर्न को आप इन्वेस्टर्स के हिसाब से कैसे देखते हैं? देखिए, एफ की अभी पुरानी कहानी है। पिछले अगर आप 8-9 साल देखें, ऑलमोस्ट 1-2 साल, 2-3 साल छोड़कर एफ नेट सेलर्स ही रही हैं। उसके बावजूद मार्केट कहाँ से कहाँ पहुँच गया। तो एक ज़माना था जब एफ अगर छींकते थे तो हमको ज़ुकाम हो जाता था। अभी पलटा फ्लिप आउट हो गया है। तो एफ अगर इस साल का भी देखें, हम जनवरी से लेके एफ जब यूएस में इंटरेस्ट रेट्स चेंज हुए थे, उसके बाद एफ ने सेलिंग शुरू कर दिया था। अभी तक नेट सेलर्स ही रही हैं। उसके बावजूद मैं कह रहा हूँ कि इंडियन मार्केट में वो डेप्थ है अभी। ठीक है, तो अगर आप नेट देखें इस साल में, एफ ने ग्रॉस परचेज और ग्रॉस सेल का जो डिफरेंस है वो करीब 25,000 करोड़ है। लेकिन हमारे डी ने इसी दौरान करीब 60,000 करोड़ ऐड किया है। और डी इज़ नॉट जस्ट म्यूचुअल फंड्स, बट इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स, इनके पास भी बहुत पैसा आ रहा है। हुँ, इंश्योरेंस भी एक हाई ग्रोथ सेक्टर है इंडिया में, उनके पास जो पैसा है तो वो भी इन्वेस्ट करते हैं, हुँ, राइट। तो एस बुक इट्सेल्फ करीब 27,000 करोड़ है। तो बहुत डेप्थ है अभी इंडियन मार्केट में। और ये तब तक चलेगा जब तक इन्वेस्टर्स का लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस वाला फेज नहीं आता है।
जो एज ऑफ नाउ हमें नहीं दिख रहा है ना। तो उसका एक दो तीन इम्प्लीकेशन है। इन्वेस्टर को ये नहीं लगना चाहिए कि लॉस ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं है, रेकलेसली इन्वेस्ट करो, राइट। तो इन्वेस्टर को केयरफुली इन्वेस्ट करना चाहिए और इन्वेस्ट करते रहना चाहिए। तो मेरे ख्याल से FIDI का भी वो इश्यू नहीं है। DIs में बहुत डेप्थ है और DIs जितना FIs ने सेल किया उससे कहीं ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लिया मार्केट। राम जी, मेरा ना आखिरी सवाल आपसे ये कि देखिए, जिस तरीके से आपने लॉन्ग टर्म को लेकर शुरुआत में जोर दिया था कि अगर आपको पैसा बनाना है, अच्छा कॉर्पस तैयार करना है, तो लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टिंग आपके लिए सबसे बेस्ट है। मैं ये चाहूँगी कौन से वो फंड्स इन्वेस्टर के लिए बेस्ट हो सकते हैं जो आने वाले वक्त में उनका बहुत अच्छा कॉर्पस तैयार कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सवाल पूछा आपने। तो अगर बिगिनर इन्वेस्टर है तो मैं कहता हूँ आप इंडेक्स फंड से स्टार्ट करो। इंडेक्स फंड्स में भी अगेन आपके पास निफ्टी 50 हो गया, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो गया, दोनों ही लार्ज कैप हैं अभी। फिर निफ्टी मिड कैप हो गया, निफ्टी स्मॉल कैप हो गया। तो इनमें एक बिगिनर इन्वेस्टर एक्सपोजर ले सकता है। इसमें आपको सारे मार्केट कैप का एक्सपोजर मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लेवल थोड़ा और कॉर्पस बढ़ रहा है, थोड़ा एक्सपीरियंस आ रहा है, दे कैन देन लुक एट स्पेसिफिक सेक्टर्स, इन्वेस्ट इन ए गुड फ्लेक्सी कैप फंड जिसमें। तो मैं जब किसी फंड को इवेल्युएट करता हूँ, देखता हूँ कि फंड मैनेजर का फिलॉसफी क्या है, फंड मैनेजर का कंसिस्टेंसी क्या है। आप क्रिकेट मैच में अगर देखें, आपको वो बैट्समैन नहीं चाहिए जो कभी कभी डकआउट हो जाए, कभी कभी हाफ सेंचुरी मारे या कभी कभी सेंचुरी मारे। आपको वो बैट्समैन चाहिए जिसका एवरेज कंसिस्टेंटली हाई हो। आप डॉन ब्रैडमैन को देख लीजिए, द ओल्ड क्लासिक ग्रेट, या सचिन तेंदुलकर को, और इवन ऑल द ग्रेट्स हैव हैड अ गुड रनिंग एवरेज। तो इन्वेस्टिंग वर्ल्ड में आपको वो फंड लेना चाहिए जो एटलीस्ट टॉप 1/4 में हो या नेक्स्ट 1/4 में हो। मतलब मान लीजिए किसी कैटेगरी में 40 फंड्स हैं, आपकी फंड हमेशा टॉप 20 में तो होना ही चाहिए, क्योंकि कोई भी फंड हमेशा टॉप में नहीं रहता है। तो हम लोग को ये देखना चाहिए कि वो फंड कंसिस्टेंटली टॉप 10, 15 या मैक्स 20 तक हो अपने कैटेगरी में। वो डेटा अवेलेबल है, राइट। फंड मैनेजर का फिलॉसफी हो गया। और अगर इन्वेस्टर थोड़ा और देखना चाहे तो फंड कौन सी स्टॉक्स होल्ड कर रहा है, तो वो स्टॉक्स कौन सी हैं, क्या वो एक्सपेंसिव स्टॉक्स हैं, क्या वो लो क्वालिटी स्टॉक्स हैं। वो थोड़ा सा मतलब इन्वेस्टर को ये जरूर पहचानना चाहिए कि कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन सी बुरी कंपनी है, एंड देन वेदर द फंड्स उनको रख रहे हैं कि नहीं। तो उससे एक आइडिया मिल जाता है, राइट। इन्वेस्टर को परफॉर्मेंस चेज नहीं करना चाहिए, क्योंकि मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन एक पर्टिकुलर फंड हाउस थी जो बहुत एक्सट्रीमली हाई परफॉर्मेंस दिया था 3 साल पहले, बट एकदम अभी बॉटम में। तो वो नहीं करना चाहिए इन्वेस्टर को। मैं जैसे बोला था, स्टेडी रेट ऑफ रिटर्न अगर मिले तो मैजिक ऑफ कॉम्पाउंडिंग होता है। कॉम्पाउंडिंग में अगर आप कंसिस्टेंटली 15-20% करोगे, रिजल्ट्स अलग होंगे। लेकिन अगर आप 2 साल अगर बहुत नेगेटिव कम रिटर्न्स दिए या नेगेटिव मार्केट में नेगेटिव हो गया फंड, तो आपका लॉन्ग टर्म रिजल्ट्स कम हो जाएंगे। ठीक है, 100 से अगर मान लीजिए 70 तक आ गया किसी डाउन मार्केट में, 70 से 100 तक आने के लिए उसको 45-50% ग्रो करना पड़ेगा। तो फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, थोड़ा मल्टी कैप फंड हो गया, और थोड़ा सा एक्सपोजर टू गोल्ड सिल्वर भी लेना चाहिए आज के दिन, क्योंकि ये जो जियोपॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है उसमें सर्टेन कमोडिटीज लाइक गोल्ड एंड सिल्वर आर लाइकली टू डू वेल। उसके ETFs भी हैं मार्केट में, उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा स्मॉल कैप भी ले सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द रिस्क एपेटाइट। ठीक है, तो मिड कैप को ये ना एज्यूम करें कि रिस्की है। लार्ज मिड कैप ऑल्सो इज अ गुड कैटेगरी, उसमें फ्लेक्सिबिलिटी रहता है, बट अ गुड मिड कैप फंड इज डेफिनेटली रिक्वायर्ड। अ गुड फ्लेक्सी कैप फंड इज रिक्वायर्ड, क्योंकि उसमें फंड मैनेजर का डिस्क्रिशन रहता है कि वो छोटी कंपनियां भी उठा सकता है विच आर लाइकली टू ग्रो। जैसे हमने बोला था कि द स्मॉल कैप डेफिनेशन इज चेंजिंग। जल्दी ही एक स्मॉल कैप कंपनी का मार्केट कैप 1 लाख करोड़ पहुंचने वाला है अगले सालों में।
तो स्मॉल कैप को अवॉइड ना करें, उसको अवेयरनेस के साथ देखें और उसको भी अपने फंड में 10% या 15% या 20% जो भी एलोकेशन दे।